एस ब्लॉक की बात हुई है। एस ब्लॉक तुम लोग के पास है नहीं है, तुम सीधे बोल रहे सब वालों को तुम्हारे किसका मैंने कहा है पढ़ाएंगे नहीं। तो ये कब कहा है इन लोग को डोनेशन हो गया कब कहा मेरे पास तो लिस्ट ही डबल बातें मत बोलो एक साइड बोलो मैडम से क्या बात करोगे तुम तो मत बोलो वो नहीं केमिस्ट्री चल रही है क्या बात है। अरे सर जो चैप्टर नंबर पर भी कह रहे हाँ हो गए मैम ने इसके पास मुझे भेज दिया हमारे पास नहीं है फिर भी कह रहे सब हो गए सब हो गए चलो कौन फ्रैक्चर हो गए चलो 3 महीने रह गए 3 महीने बाद पेपर है नीट का। फरवरी ऐसे स्टार्ट होगी फरवरी जैसे स्टार्ट होगी तुम्हारा एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएंगे मतलब फॉर्म आ जाएगा ठीक है। और तब तक मैं कह रहा हूँ तब तक जो बच्चे जनरल में हैं ठीक है जो जनरल में हो वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मिल जाए तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लो। जो ओबीसी में है वो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो ठीक है। वो कास्ट सर्टिफिकेट लगता है उसके नंबर लगते हैं ये चीजें। और कोई कहेगा कि सर ये हमारा कास्ट सर्टिफिकेट तो 2 साल पुराना है तो 2 साल पुराना चलेगा नहीं 2 साल पुराना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलता है ठीक है। तुम जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हो तुम्हें पता होगा कि 6-7 महीने पुराना ही मांगता है बस इससे ज्यादा पुराना नहीं होता है 3 साल के नहीं होता है भाई तो हम तुमसे कह रहे 3 साल के नहीं होता है ठीक है। वो उस पर लिखा होता है 3 साल के लिए वैलिड है लेकिन होता नहीं है 3 साल के लिए ठीक। चलो बहुत समय पहले की बात है एक ओबीसी वाले सेंट्रल वाला है ओबीसी सेंट्रल कौन सा लगाओगे फॉर्म में सेंट्रल का लगाओगे सेंट्रल का लगाओगे स्टेट का लगाओगे स्टेट का सेंट्रल का तो ज्यादा अच्छा है ठीक है। सेंट्रल का हो तो ज्यादा अच्छा होता है ठीक। हाँ क्योंकि हमने कहा तुमसे इससे पहले मैं बताया हम खामियाजा भुगत चुके हैं ना इसका क्योंकि ओबीसी के 2 बनते हैं एक सेंट्रल एक स्टेट। अगर तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो सेंट्रल का लगेगा अगर तुम स्टेट का लोगे तो स्टेट का लगेगा ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अलग अलग लगता है तो वो बनवा लो। दूसरी चीज कुछ चीजें और आपको 11th की मार्कशीट ठीक है 11वीं की मार्कशीट तुम्हारे पास होना चाहिए और नहीं है तो जो नंबर चढ़ाओगे वही लास्ट टाइम पे भी चढ़ाए जाएंगे ये भी ध्यान रखना। डूरिंग काउंसलिंग के टाइम पे भी 11th की मार्कशीट मांगते हैं। लास्ट टाइम बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी कुछ बच्चों ने ऐसे चढ़ा दिए ठीक है। अब जब काउंसलिंग के दौरान आया तो काउंसलिंग में बोले लाओ तो 11th की मार्कशीट के नंबर चढ़ रहे हैं। अब नंबर कहाँ से लाए नंबर तो पता नहीं उन्होंने क्या चढ़ाई थी ठीक है। तो वहाँ दिक्कत हो रही थी बहुत लंबी वाली। तो तुम्हारे पास 11th की मार्कशीट होगी अपने 11th की मार्कशीट देख लेना वही चलाना जो 11th की मार्कशीट में है नंबर वो चीजें रहेंगी। हाँ बाकी कोई दिक्कत नहीं बाकी तो सब फिंगरप्रिंट सब तुम्हारे हाथ में होते ही हैं कोई दिक्कत नहीं। चलो सही इतनी पढ़ाई करने के बाद लास्ट टाइम पे हमने बात करी थी लास्ट टाइम पे हम लोग बात कर रहे थे सर अल्टरनेटिव करंट के बारे में ठीक है। अल्टरनेटिव करंट के बारे में बात कर रहे थे। अल्टरनेटिव करंट के बारे में अल्टरनेटिव करंट के बाद हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद हम लोग डायरेक्ट मॉडर्न स्टार्ट करेंगे ठीक है। मॉडर्न से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहते हैं मॉडर्न स्टार्ट कर देंगे उसके बाद ठीक है। अच्छा ठीक हम लोग बात कर रहे थे अल्टरनेटिव करंट के उसके बारे में मैंने बात करी थी सर आईआरएस किसकी बात करी सर मैंने बीआरएस आईआरएस की बात करी थी और बीआरएस की बात करी थी और मैंने कहा था सर आई एवरेज की तो बात करी थी ठीक है। अब बताओ मुझे एक अगर मैं पिछला कुछ पूछूं मैं तुमसे कहूं बताओ आई एवरेज फॉर फुल साइकिल के लिए कितना होता है। फुल साइकिल के लिए आई कितना होता है ठीक है। और हाफ के लिए कितना होता है आई नॉट अपॉन अंडर रूट वो तो आप आईआरएस बता रही हो 2 अपॉन पाई या फिर 2 बी नॉट अपॉन पाई सेकंड के लिए यही होता था ठीक है।
VRMS का फार्मूला होता था V0/√2 या IRMS का फार्मूला होता था I0/√2। ठीक है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी इससे करवाए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस लिखवा के यहाँ पर करवाए थे। उसके बाद में एक है हेडिंग डालो आप लोग, प्योर रेजिस्टेंस। प्योर रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस in an AC circuit, pure resistance in an AC circuit। ठीक है, AC सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस, देखो प्योर रेजिस्टेंस का मतलब है ये रेजिस्टेंस किसी मैंने AC सर्किट में जोड़ दिया। तुम्हें पता है मैंने बताया था सिंबल के आधार पर। ठीक है, क्या बताया था सिंबल के आधार पर कि अगर ऐसा कोई सिंबल बने तो समझ जाना ये कौन सा सर्किट है सर, AC सर्किट। कौन सा सर्किट है, AC सर्किट। ठीक है, सही। अगर मैं तुमसे कहूं AC सर्किट ये है, तुम्हें पता है यहाँ पर जो मैंने वोल्टेज लगाया है, या तो तुम V = V0 sin ओमेगा टी कह दो, या फिर तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो E = E0 sin ओमेगा टी। ठीक है, E = E0 sin ओमेगा टी। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है सर, R है। ठीक है, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं I = क्या होता है, B = IR, B = IR और I = B/R। तो B की जगह यहाँ पर क्या लेंगे, E और नीचे R। बोले सही है सर। अगर मुझे बताओ, अगर मैं E की जगह लिखना चाहूँ तो E की जगह क्या लिखूंगा मैं सर, E0/R और साथ में क्या है मेरा sin ओमेगा टी। सर E0/R ये तुम्हारा हो जाएगा I0। क्या हो जाएगा, I0 होता है मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट। तो I = जो मेरा आया वो आया I = I0 sin ओमेगा टी। अब I = I0 sin ओमेगा टी मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब जरा सुनो, अगर मैं ग्राफ बनाऊं मान लो के लिए, तुम बोले एक साइड में E कर दो या एक साइड में I कर दो, दूसरे साइड में सर जी क्या करूं मैं, दूसरी साइड में T कर दो, टाइम ले लो। ठीक है, टाइम ले लो। अब जरा सोचना, अगर मैं E की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, E की। ठीक है सर, अगर मैं E की बात करूं, E की बात करूं तो फिर मेरा एक ग्राफ बनेगा ऐसे, भाई साइन वेव है सर जी, ये कौन सी वेव है, साइन। ठीक है, क्या साइन की वेव इस टाइप से होती है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं I की बात करूं, I की बात अगर करी जाए तो I क्या हो जाएगा, तो तुम खुद देखो मैंने क्या किया है, E0 में से भाग किया है। देखो अगर मैं यहाँ पर I0 लूंगा तो I0 सर जी मेरा कितना था, तो मैंने लिखा है E0/R। तो E0 में से E0 अगर मैं I0 के R से मल्टीप्लाई करूं तो वो किसके बराबर होगा, E0 के। तो इसका मतलब ये है E0 बड़ा है I0 से। खुद बताओ सर जी, इसकी मैं मल्टीप्लाई करूं, देखो I0 × R ही मेरा क्या है, E0। इसका मतलब है सर E0 I0 से तो बड़ा है। ठीक है, R की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो इसका मतलब ये हो गया कि E0 का ग्राफ कहाँ रहेगा, ऊपर, और I क्या है तुम्हारा छोटा, तो I का ग्राफ बनेगा नीचे ऐसे। ठीक है, ऐसे। ये मेरा किसका ग्राफ है, ये मेरा है E का, जो E का क्या था, E0 sin ओमेगा टी। ये ग्राफ किसका है, I का, जो कितना है I0 sin ओमेगा टी। अब सर समझ में नहीं आया, ग्राफ एक नीचे एक ऊपर क्यों आया, एक नीचे, दोबारा मैं फिर बता रहा हूँ, देखो खुद बताओ सर। I = मेरे यहाँ पर E0/R की जगह ये लिखा था I0। सोचो सर, E0 में से मैं भाग दूं तो वो किसके बराबर हो रहा है, I0 के। तो इसका मतलब ये हुआ सर E0 बड़ा है I0। ठीक है, I0 से। ठीक, जैसे सर एग्जांपल लेके समझो आप लोग, अब भी पल्ले नहीं पड़ा। मान लो मैंने 10/2 किया तो बराबर क्या आया, 5। तो ये संख्या छोटी है ना, ये संख्या क्या है, बड़ी। तो इधर है E0 और इधर क्या है I0। I0 छोटा, E0 क्या है बड़ा। तो इसीलिए जो बड़ा होगा तो उसके लिए ऐसे जाएगा, और जो यहाँ पर मैं एम्पलीट्यूड लिया वो एम्पलीट्यूड मेरा आया मैक्सिमम E0, और करंट का एम्पलीट्यूड कितना आया, I0। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज सर जी ये है, अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं, फेजर डायग्राम सर, फेजर डायग्राम का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं, एक तरफ I ले लो या फिर E ले लो, और दूसरी तरफ
ओमेगा टी एंगल होता है एक प्रकार से। अब जरा सोचना सर, अगर मैं आई ई की बात करूं तो ई इक्वल टू क्या रहेगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां से ओमेगा टी एंगल पर ऐसे, ठीक है, कितना एंगल है ये, ओमेगा टी, ओमेगा टी कहीं पर मेरा ई है। बाद में क्या है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। भाई इसका भी एंगल यहां से ओमेगा टी है, इसका भी एंगल क्या है, ओमेगा टी। अगर यहां से दोनों का एंगल सेम है तो एक यहां होगा एक यहां। ज्यादा कौन होगा, ज्यादा कौन होगा, तो तुम बोले ई। कम कौन सा होगा, तुम बोले आई तो कम होगा, ई और आई। तो दोनों का जो फेजर डायग्राम बनेगा वो आई और ई दोनों एक ही साइड में कैसे हैं, एक साइड में इसलिए है क्योंकि ई कितना एंगल बना रहा है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई कितना बना रहा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है सर, ये ग्राफ क्यों बना, क्योंकि ये साइन का दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, साइन। और इस बारे पूरे के पूरे सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेजिस्टेंस। ये उतार लो। और अगर ये याद नहीं हुआ हो तो कतई दिक्कत मत लो, ठीक है। मैं जो बताऊंगा खाली वो याद कर लेना, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये याद हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्योर कैपेसिटर इन एन एसी सर्किट, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की जगह अपन ले लिया कैपेसिटर, रेजिस्टेंस की जगह अपन ले लिया कैपेसिटर। अब देखिए सर, मैं जानता हूं कैपेसिटर के लिए C इक्वल टू होता है Q अपॉन B, ठीक है। यहाँ पर B की जगह क्या है, E, B की जगह क्या है, E, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लूंगा तो C इक्वल टू क्या लिया, Q अपॉन E, ठीक है। B की जगह क्या कर दिया, E। अगर मैं यहाँ पर Q की वैल्यू लूं तो C इंटू E, C इंटू E। अब मैं तुमसे कहा अगर मैं E की जगह वैल्यू रखूंगा तो E की जगह रखा मैंने E नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब तुम बोले सर यहाँ पर अब मुझे करंट तो मिल रही है, ये तो मेरा चार्ज है, लेकिन एक बहुत अच्छी तरीके से हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि I इक्वल टू होता है dQ अपॉन dt, ये बात है, I इक्वल टू dQ अपॉन dt। तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा। साइन का हो जाता है बच्चों cos ओमेगा टी, साइन का होता है cos ओमेगा टी, और टी के साथ में जो है उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन है, ठीक है। टी के साथ में ओमेगा है तो ओमेगा ऐसे लिख दो, डिफरेंस नहीं, ओमेगा ऐसे लिख दो। देखो टी के साथ में क्या है, ओमेगा, तो ओमेगा को मैंने ऐसे लिख दिया। अगर मैं यहां पर करूं तो dQ अपॉन dt, ये तो मेरा करंट हो गया, ये हो गया C, ये हो गया C, ये आया ओमेगा, इधर रह गया E नॉट, और यहां पर हो गया cos ओमेगा t, ठीक है। इतना तो यहां तक हो गया। अब जरा देखना, अगर
इक्वल टू जो मेरा अभी तक आया है वो सी ओमेगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी। अगर मैं ई नॉट को ऐसे लिखूं और इसको लिखूं तो 1 ओमेगा सी भी लिख सकता हूं। कैसे? ओमेगा सी ओमेगा, इसको लिखूंगा 1/ओमेगा सी। अगर मैं इसको कहूंगा तो ये थर्ड वाला पोजीशन कहां जाएगा? ऊपर। तो यही तो बन जाएगा जो ऊपर लिखा है। और साइन कॉस ओमेगा टी को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा ही तुम्हारा क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा ही तुम्हारा कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये मेरा आई है, तुम लोग जानते हो आई इक्वल टू ई अपॉन आर, ई अपॉन आर साइन, ये हो गया। तो अगर मैं इस वाले को एक्सी लिख दूं, कैपेसिटर है ना एक्सी, एक्सी कितना लिखा है मैंने? 1/ओमेगा सी। तो यहां पर आई बराबर ई नॉट बटे एक्सी, यहां हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, अब ध्यान रखना ई नॉट अपॉन एक्सी ही क्या होता है तुम्हारा? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब एक बात थोड़ा इसमें गौर करना, क्या सबसे पहले जब मेरा रेजिस्टेंस होता था, रेजिस्टेंस प्रतिरोध होता था, तो प्रतिरोध सिर्फ और सिर्फ क्या था? आर, सिर्फ आर था। ठीक है, अब मेरा क्या है सर? कैपेसिटर। क्या है? कैपेसिटर का जो प्रतिरोध है, ये जो रेजिस्टेंस है, वो होता है एक्सी। वहां पर क्या होता है? आर। रेजिस्टेंस में क्या होता है? आर। कैपेसिटर में क्या होता है? एक्सी। बात समझ आ रही है? और एक्सी क्या होता है? 1/ओमेगा सी, जो हमने यहां से लाया। इसीलिए तो सर मैंने ई नॉट अपॉन आर की जगह क्या कर दिया? आई नॉट। क्या कर दिया? आई नॉट। इसीलिए कहा है। अब मुझे बताओ सर, आर का ओम, की आर का रेजिस्टेंस, आर का यूनिट क्या होती है? ओम। आर क्या होती है? ओम होती है, नहीं होती है? और एक्सी की भी क्या होगी? ये भी तो रेजिस्टेंस है, इसकी भी होगी ओम। ठीक है, आर की भी क्या होती है? ओम। एक्सी भी क्या होगी? एक्सी की भी ओम। ठीक है, ओम। चलो ठीक है सर, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, आपने ये सब बना दिया, मेरे तक कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं सबसे पहले इधर आप बोले थे सर आई लेना और इधर लेना या फिर ई, मैंने कहा यहां पर मैंने वही टाइम लिया है। चलो ठीक है, सबसे पहले अगर मैं ई का ग्राफ बनाऊं, ई इक्वल टू क्या था? ई नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसे ही तो बनेगा। ठीक है सर, ये तुम्हारा ई नॉट और ये क्या है? ई है, ये है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बस खाली यही तो है। अगला देखो क्या है, अगला को अगर मैं लिखूं तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यही तो है, प्लस पाई बाई 2। अगर बच्चों मैं इसे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 को लिखता तो इसको ये भी लिख सकता था कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी को लिख सकता था। इसका मतलब ये क्या है? ये है आई नॉट और इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी। अब तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, कॉस स्टार्ट होगा तो यहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा ये। तो ये तुम्हारा ग्राफ किसका बनेगा? ये बनेगा आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब मुझे एक बात बस बता दो कि ये इतना ऊपर है, ये नीचे क्यों है? इसमें भी तो यहां से स्टार्ट होता, ये चीज यहां से स्टार्ट होती है, यहां से स्टार्ट क्यों हुई? क्योंकि ई नॉट आई नॉट से क्या होता है? ज्यादा। क्या होता है? समझ आ रही है? इससे पहले भी देखो मैंने कराया ग्राफ में, तो इसका मतलब हो गया सर ये वाली चीज यहाँ पर आई नॉट होगा और ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, अब मैं पूछूं दोनों के बीच में बताओ फेज एंगल कितना है? तो ये क्या है? कॉस ओमेगा साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या है? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। कितना एंगल है? 90 डिग्री। कितना है? 90। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उससे
ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा फेजर डायग्राम होता है, ठीक है। फेजर डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फेजर डायग्राम समझ में नहीं आ रहा सर, ई और क्या हो गया आई। देखो फेजर डायग्राम क्या हो गया, ई और आई। अब मेरे एक बात समझ में, ऐसा ई को अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पर है क्या, ये ई नॉट साइन ओमेगा टी। बिल्कुल सही है सर, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं लिखूं ये कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा टी, ये मेरा हो गया ई नॉट, ठीक है। अब दूसरा मैं आई पर गया तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी में क्या जुड़ा है, पाई बाई टू। अब देखो ओमेगा टी तो यहाँ तक हो गया, यहाँ से इसमें और क्या जोड़ो, 90 डिग्री। क्या जोड़ो, 90 डिग्री। अब इसमें जब 90 जोड़ोगे तो कुछ इधर जाएगा, इधर ही तो जाएगा, लेकिन जितना बड़ा ई नॉट होगा आई नॉट उतना बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरा आया सर आई नॉट उतना बड़ा नहीं है, बात सही है सर, ये ज्यादा बड़ा है। लेकिन अब ये एंगल ओमेगा टी तो ये वाला कितना होगा सर, 90 डिग्री या फिर पाई बाई टू। तभी तो देखो ई नॉट कितना एंगल बना रहा है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई कितना बना रहा है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो ये फेजर डायग्राम किसका है, ये फेजर डायग्राम हमारे प्योर कैपेसिटर के लिए ये फेजर डायग्राम बन जाता है, ठीक। उसके बाद हम लोग प्योर इंडक्टर की बात करेंगे। ये बहुत याद रखना, क्या एक्सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी ये होता है। सबको ठंड लग रही है, आपको ठंडी लग रही है, उतारिए इसे, ठीक है। अब देखो सर प्योर कैपेसिटर खत्म करो, अब मैंने लिया प्योर इंडक्टर। ये गहरा बेकार हो गया, ये बेकार हो गया था। ये पिछले 5 महीने से यही चला रहे हैं 5-7 महीने से पूरा साल यही चले। ये भी चेंज तो कर देते कम से कम। चलेगा। प्योर इंडक्टर, इसकी बात करेंगे। इंडक्टर क्या होता है, ये तुम्हारा इंडक्टर होता है जिसे हम प्रदर्शित करते हैं एल से, और जिसमें कितना जा रहा है, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी जो जा रहा है, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। इसे रख दूं मैं, ये याद ना हो तो कतई याद मत करियो, सही है। याद हो जाए तो अच्छी बात है, और ना याद हो तो कतई दिक्कत मत हो। मैं बस सिर्फ तुम्हें गिनती के, तुम देख लेना 6 फार्मूला लिखूंगा, वो 6 फार्मूला तुम्हें याद करना है। उन 6 फार्मूला से पूरे का पूरा ये जितना एसी है ना सारा का सारा खात्मा होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो मैं अभी लिखवा दूंगा तो तुम है ना, तो अभी इसे अपन लिखवा नहीं जाएंगे। देखो सर ऐसा है, अगर मैं इंडक्टर के लिए कहूँ, ठीक है, इंडक्टर के लिए कहूँ
इंडक्टर के लिए तो मैं पोटेंशियल जो मैं लेता था इंडक्टर के लिए सब पोटेंशियल ई तो मेरा तरफ से सही है भाई, ई इक्वल टू आप बोले ई नॉट साइन ओमेगा टी, मैंने कहा बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा अगर मैं लूं, मैं हम जानते थे सर ई इक्वल टू क्या होता है माइनस एल डी आई ओवर डी ये होता है, ठीक है। और याद रखना E कैपिटल E इक्वल टू होता है माइनस का E, ये होता था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। E स्मॉल e इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब अगर मैं यहां पर इस E की वैल्यू रखूं तो माइनस का L डी आई ओवर डी टी, तो बोले ठीक है, तुम बोले सर माइनस माइनस हो गया प्लस, तो बचा L डी आई ओवर डी टी, बोले बिल्कुल ठीक है, E इक्वल टू ऐसे ही। अब आप बोले तिरछी मल्टीप्लाई करो, तिरछी गुणा, तो देखो डी आई की ई से नीचे कुछ नहीं है तो एक, तो डी आई की डी आई से ई की इससे करी तो ई डी टी, और नीचे क्या गया इसके ई अपॉन एल इंटू डी, मैंने कहा बिल्कुल ठीक। तो बोले सर एक काम करो, डी आई ऐसे ही ई की जगह रखो ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन में अब कर दो इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन क्यों, डी खत्म करना, ठीक है। इंटीग्रेशन किया, यहां तो आया आई, ई नॉट कांस्टेंट है, एल ऐसे ही, साइन का होता है बच्चों माइनस कॉस ओमेगा, और जो टी के साथ में है डिफरेंशिएशन में उसकी गुणा होती है और इंटीग्रेशन में उससे डिवाइड होगा, तो यहाँ किससे डिवाइड होगा सर, ओमेगा से, कोई आई इजिकल टू, अब देखो ई नॉट माइनस का है, ठीक, माइनस बाहर आ गया, कॉस ओमेगा टी, और नीचे बचा ओमेगा, ठीक है। अब याद रखना क्या, एक होता है एक्सएल, एक्सएल इजिकल टू क्या होता है ओमेगा, तो आई इजिकल टू माइनस ई नॉट, इसकी जगह रखा मैंने एक्सएल और यहाँ कर दिया कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब सर एक्ससी क्या था, सोचो एक्ससी क्या था, 1 अपॉन ओमेगा, एक्ससी था क्या, रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ये एक्सएल क्या है, रेजिस्टेंस किसका, इसका है इंडक्टर का, वासन वाली, इसकी भी यूनिट ओम, इसकी भी यूनिट क्या होती है ओम होती है, ठीक है, ओम होती है, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो इसकी जगह ई नॉट बटे आर ई, तो एक रेजिस्टेंस है लेकिन किसका है इंडक्टर, तो इंडक्टर के रेजिस्टेंस के लिए क्या बोला मैंने एक्स है, कैपेसिटर के लिए एक्स, रेजिस्टेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ आर, सिर्फ क्या होता है आर। अगर मैं आई इक्वल टू ऐसे ही रखा, यहां पर रख दिया आई नॉट, यहां क्या हो गया कॉस ओमेगा टी, बिल्कुल सही, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं साइन के टर्म में लिखूं सर, तो इसको लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है, सही, ये हो जाता है। अब तुम देखो, अगर मैं सबसे पहले तो डायग्राम ये वाला, एक तरफ मैंने लिया आई और एक तरफ लिया मैंने ई, तो मुझे पहले ई का बनाओ, तो ई का बनाने में क्या है, ये मैंने ई का बना दिया, ठीक है, ये दोनों बराबर ही है ना, ये क्या हो गया, तुम बोले ई नॉट, क्या होगा ई नॉट। अब मैं किसका बनाऊं, करंट का, किसका बनाऊं, करंट का, क्या है माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, जिन बच्चों ने क्लास ली है उन्हें पता होगा, अगर कॉस है तो ऊपर से स्टार्ट होगा, लेकिन माइनस है तो नीचे से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट, ठीक है, ये होगा कॉस में, वो भी माइनस, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे कुछ चलेगा, तो ये हो गया तुम्हारा, ये इससे नीचे ही रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, इससे ये नीचे ही रहेगा, ये हो गया तुम्हारा E इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो गया I इजिकल टू माइनस का आई नॉट कॉस ओमेगा टी, बिल्कुल सही, ठीक। अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं,
एक तरफ आई और एक तरफ आई और ई। अब सबसे पहले मैंने ई देखा, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। एक्स एक्स से कितना एंगल बना रहा है? ओमेगा टी। बता 0 ओमेगा टी। ये मेरा आया ई नॉट, ये एंगल कितना है? ओमेगा टी। ये हाँ जो भी कट कर रहा है ई नॉट। अब बोले आई की बात करें सर, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी में से क्या घटाया? तो मेरा ओमेगा टी तो सर इधर है, इसमें से 90 घटाऊंगा तो वो कहाँ जाएगा? नीचे। ये क्या आया यहाँ, ये पूरा क्या है? ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पाई बाई देखो ये एंगल कितना होगा? देखो ओमेगा टी में से कितना घटाया मैंने? पाई बाई। तो यहाँ तक पहुंचा, देखो यहाँ तक आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी में से आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी में से मैंने क्या घटाया? पाई बाई 2। ठीक है, तो ओमेगा टी में से जब मैंने पाई बाई 2 घटाया तो मैं यहाँ पर आ गया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा हो गया सर आई नॉट। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं कट करूंगा यहाँ कहीं इस प्रकार से आई नॉट है। ठीक है, वो भी माइनस का, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का ही देखो, अगले माइनस का तो आई नॉट है। ठीक है, तो ये आ गया मेरा, ये मेरा फेजर डायग्राम हो गया। ठीक है, ये इतना हो गया, ये हो गया प्योर इंडक्टर पे, प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर के लिए डालिए। डालिए। अब अगर हम बात करते हैं एसी वोल्टेज applied to an AC circuit in LCR। मेरे पास में LCR सर्किट है, वो भी रजिस्टर किससे है? सीरीज का। तो L कैसा? ऐसा। C कैसा? ये है मेरा R, और ये तीनों एक एसी सर्किट से जुड़े हैं ऐसे। ये हो गया L, ये हो गया C और ये हो गया R, और ये तीनों की तीनों
सीरीज में जुड़े हुए। तुम्हारे कोर्स में सीरीज ही है बस खाली, ठीक है, पैरेलल तुम्हारे कोर्स में नहीं है। हालांकि डीसी पार्टी में थोड़ा ज्यादा दे रखा है पैरेलल मॉडल के बारे में। LCR ये है, ठीक सही है। अब देखो सर ऐसा है, मैंने तुमसे कहा यहां पर जो मैं वोल्टेज दे रहा हूं, यहां पर जो करंट दे रहा हूं, ये वोल्टेज ये है E = E0 sin ओमेगा t, बिल्कुल ठीक है। E = सब में यही दिया था मैंने। अब मैं तुमसे कुछ पिछला पूछ रहा हूं। मैं सर पिछले की बात अगर करूं, मैंने सबसे पहले क्या लिया था, रेजिस्टेंस। तुम बोले रेजिस्टेंस इधर था, I = I0 sin ओमेगा t इधर था। सर कैपेसिटर के लिए इधर था, I = I0 sin ओमेगा t + π/2। सर अगर मैंने इंडक्टर के लिए लिया था तो इधर था, I = I0 sin ओमेगा t - π/2। सर इधर प्योर क्या था, रेजिस्टेंस, योर प्योर कैपेसिटर, और इधर प्योर इंडक्टर। ठीक है, अब मुझे बताओ इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में एंगल कितना है, 180 का था। सर इसके और इसके रेजिस्टेंस के और कैपेसिटर के बीच में एंगल π/2। सर रेजिस्टेंस और इसके बीच में भी एंगल π/2, बिल्कुल सही है। ये तुम्हारे एंगल थे। दूसरी चीज मैंने तुमसे कहा, यदि देखो सीरीज है तो सीरीज में तुम सबको पता है करंट तो सेम रहता है। अगर सीरीज है तो करंट सेम रहेगा, तो जितना करंट इसमें बहेगा उतना ही इसमें, इतना ही इसमें, तीनों में करंट सेम रहेगा। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, पोटेंशियल तुम बोले, मैंने कहा मान लो अगर इस सब में I0 मैक्सिमम करंट कितना है, मैक्सिमम जो करंट है वो कितना है I0, तो मैक्सिमम पोटेंशियल भी तो क्या होगा, V0 होगा। क्या होगा, हाँ, तो मैक्सिमम पोटेंशियल भी तुम्हारा V0, ठीक सही। अगर मैं R के लिए कहूं, तुम जानते हो V = क्या होता है सर, IR, तो I0 × R, मैक्सिमम करंट और रेजिस्टेंस, ये क्या है, पोटेंशियल। V = क्या होता है, IR, क्या होता है, IR, सही। अगर मैं L के लिए कहूं तो V I0 और रेजिस्टेंस कितना होता है बताओ इंडक्टर में, XL तो रेजिस्टेंस होता है। अगर मैं कैपेसिटर के लिए कहूं I0 × XC, यही तो होगा, ये होगा बिल्कुल। अब मैंने एक चीज तुमसे और कही, मैंने तुमसे कहा अगर मैं इधर पोटेंशियल मानूं VR, इस साइड में जो पोटेंशियल है वो तुम्हारा क्या है, VR, और सर इस साइड में BL और इस साइड में BC, तुम्हें पता है दोनों एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे थे, 180 डिग्री बना रहे थे, ठीक है। अब अगर मैं इसको, ये जस्ट इसका उल्टा है, अगर मैं जस्ट उल्टी को कहां ले जाऊं, ऊपर, तो इधर प्लस है, ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस। तो मैं इसको ले सकता हूं ऊपर की ओर, ये हो जाएगा BL - BC, और इधर क्या हो गया, BR, इधर तो BR है ये, ठीक है। इसको जस्ट नीचे वाले को कहां ले गया, ऊपर, तो क्या हो गया, BL - BC, इधर क्या है R, तो इधर क्या आएगा, BR है। अगर मैं नेट पोटेंशियल देखूं, कैसा पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल सर इन दोनों का कहीं बीच में ही तो होगा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। अगर मैं नेट पोटेंशियल कितना माना, B0, जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। नेट पोटेंशियल B0 है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है। फिर से देखो एक बार, सर ऐसा था अगर मैं पोटेंशियल रेजिस्टेंस के अंदर कहूं तो हम जानते हैं B = IR होता है, सिंपल सी बात है। I की जगह क्या लगा दिया, I0, R की जगह क्या लगा दिया, R, हो गया। मैंने कहा BL क्या होगा, तो I0 XL, मैंने कहा BC क्या होगा, I0 XC क्या है, कैपेसिटेंस, XC है रेजिस्टेंस इन कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस इन इंडक्टर, रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये और हम जानते हैं B = IR होता है, हमने तीनों लिख दी।
मैंने कहा अगर मेरा इधर बी आर है तो ऊपर क्या है बी है और नीचे क्या है सर बी सी, दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा नीचे वाले को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है, तो एक दूसरे से जस्ट एंटी है, तो नीचे वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अगर देखो अब मैंने कहा एक लग रहा है इधर और एक है इधर, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो मैं अगर नेट पोटेंशियल की बात करूं, इसकी बात कर रहा है नेट पोटेंशियल, ठीक है, अगर मैं नेट पोटेंशियल की बात करूं, नेट पोटेंशियल, तो नेट पोटेंशियल इधर है बी नॉट बोले, ठीक है, बराबर अंडर रूट बीएल माइनस बीसी का होल स्क्वायर प्लस बी आर का होल स्क्वायर। ये बात पल्ले कतई नहीं पड़ी, यहाँ तक तो समझ में आया, और इससे आपने ये कैसे कर दिया कतई समझ में नहीं आया। देखो देखो, मैंने तुम्हें जब हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे, वेक्टर में मैंने बताया था बच्चों, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल क्या है थीटा, रिजल्टेंट कहाँ होता था बीच में। तो इस रिजल्टेंट का फार्मूला मैंने लिखवाया था अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिखवाया था सर। अगर इन दोनों के बीच में थीटा अगर 90 के बराबर होगा तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरी वैल्यू 0, तो सिर्फ बचा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मैंने यही किया है भाई, एक क्या है bl माइनस bc, तो bl माइनस bc का होल स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है br, तो br का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना था 90 डिग्री का, ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल था, तो रिजल्टेंट मेरा क्या आ रहा है b नॉट, रिजल्टेंट मेरा b नॉट है। अब जरा मैं इसको वर्क कर रहा हूँ, ये तो मैं पता ही होता है। अब जरा सोचना सर b नॉट में ऐसे ही है, मैंने कतई कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट से bl को अगर मैं लिखूंगा bl, तुम बोले आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्स का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट आर का लिख दिया। इसकी जगह पर मैंने ये लिखा बी नॉट क्या है, बी नॉट वो पोटेंशियल है जो इन तीनों से मिलके आ रहा है, तीनों से मिलके आ रहा है। अब तुम्हें पता होता है बी इक्वल टू होता है सर आई आर, लेकिन यहाँ पर I की जगह सर करंट कितना लगा रहा है तीनों में I, और R की जगह पर लगाया तुमने Z, R की जगह पर हम क्या लगाएंगे Z लगाएंगे, ठीक है Z। अब देखो अगर मैं लूँ इसमें तीनों में I नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है, तो I नॉट इसमें कॉमन है, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा I नॉट स्क्वायर, तो यहाँ पर बचा XL माइनस XC का, और यहाँ पर आई नॉट स्क्वायर, और साथ में क्या बचा, दोनों में अगर मैं आई नॉट स्क्वायर कॉमन लिया दोनों में, तो वो आई नॉट स्क्वायर बाहर जाके क्या बन जाएगा आई नॉट, ये अंडर रूट से टूटेगा, साथ में आएगा एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट से आई नॉट, तो जो जेड का वैल्यू आया वो आया अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस इसे बोलते हैं हम लोग इम्पीडेंस। क्या बोलेंगे? अब बस एक बात खाली ध्यान रखो, जो मैंने 5-6 फार्मूला उनसे याद करने की कहा था उसमें एक फार्मूला ये है, जेड बराबर अंडर रूट ठीक है, जो मैंने फार्मूला याद करने के लिए 5-6 उनमें से एक फार्मूला ये। अब सर जेड है क्या, सबसे पहले एक बार बताऊंगा, एक्सएल क्या है रेजिस्टेंस, एक्सी क्या है रेजिस्टेंस, आर क्या है रेजिस्टेंस, ये इंडक्टर का, ये कैपेसिटर का, ये रेजिस्टेंस है। तो अगर इन तीनों से जो मिलके बना होगा वो भी क्या होगा रेजिस्टेंस, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है, ये सिर्फ इंडक्टर का है, ये सिर्फ कैपेसिटर का है, ये सिर्फ रेजिस्टेंस का है, और ये जो जेड है ना उन तीनों का मिला के, जेड क्या है तीनों का मिला के, जेड है तीनों का मिला के रेजिस्टेंस ही है, एक प्रकार से एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, लेकिन किसका एलसीआर, ठीक है,
है रेजिस्टेंस, लेकिन तीनों का है, किसका है, LCR, तीनों का मिला के जो रेजिस्टेंस है वो क्या है तुम्हारा, Z है। ठीक है, तीनों का मिला के जो रेजिस्टेंस है वो तुम्हारा Z है। पहले इतना Z उतारो, फिर इसके बारे में और बताएंगे। तो तुमको सिर्फ ये Z याद रखना है। Z बराबर XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R। उठा लिया, अभी नहीं सर, स्पीड बंद हो जाएगी। टीचर दिन की छुट्टी पड़ गई थी हैं। जिस दिन मैं आने का सोचता हूँ उस दिन छुट्टी निकल गई। संडे संडे को नहीं, सैटरडे शनिवार को एक ही दिन तो पढ़ाई, एक दिन अचानक आपका कोई एक्टिविटी पढ़ाई थी नहीं, सोमवार को तो बहुत दिन है कल, सोमवार को छुट्टी होती शायद, सोमवार छुट्टी थी केवल ट्यूसडे को हुई थी, 2 दिन। हाँ, ट्यूसडे और वेडनेसडे हुई थी, 2 दिन। कर लिया। ज्योति मैडम के पास हुआ है। ठीक है, देखो सारे तो गया। एक तो तुम्हें फार्मूला याद रखना है Z बराबर, Z क्या है, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या है, LCR, तीनों का मिला के क्या है, रेजिस्टेंस। तीनों का मिला के रेजिस्टेंस होता है, बहुत है तुम्हारा Z। ठीक है, अब तुम देखो, अगर मैं फेज एंगल की बात करूं, किसकी बात करूं, फेज एंगल। फेज एंगल। फेज एंगल क्या होता है, अपन को ये समझ में नहीं आ रहा। देखो फेज एंगल हो रहा है, ये तुम्हारा जो D0 है, यहाँ पर क्या है, ये D0, तो इसके यहाँ पर जो ये दिख रहा है, ये एंगल, यही एंगल क्या कहते हैं हम लोग, फेज एंगल। क्या बोलते हैं, फेज एंगल। B0 और जो R के बीच में जो एंगल है वही है तुम्हारा फेज एंगल। अगर मैं इस फेज एंगल को लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, tan phi। tan थीटा क्यों लिखूंगा, क्योंकि tan phi क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब बटे आधार। अब लंब यही तो है सर, यस सर। लंब, अब ये क्या है, तुम बोलिए सर, BL माइनस BC, BL माइनस VC, और आधार कितना है सर, VR। बिल्कुल ठीक है, यही तो आधार है, यही है ना। यस सर। BL क्या होता है बोलो, BL तुम बोले I0 XL माइनस I0 अपॉन I0 इंटू ऊपर मैंने I0 अगर कॉमन लिया, अगर मैं ऊपर I0 कॉमन लिया, XL माइनस XC, I0 से I0 गया तो tan phi बचा तुम्हारा XL माइनस XC अपॉन XL माइनस XC अपॉन फार्मूला कितने रहे, एक ये फार्मूला नंबर 1, एक ये फार्मूला नंबर 2। 2 फार्मूला होंगे, तुम्हें याद करना है। ठीक है, 2 फार्मूला, मैं तुम्हें 6 फार्मूला के लिए बोलता हूँ, हाँ जैसे पहले ही कर दूंगा, पहले से ही जैसे पहले ही निपट जाएगा। 2 फार्मूला हो गए, एक और एक 2। ठीक है।
tan phi इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। हो गया सही। अब देखो हम लोग बात करते हैं प्रेम पर जेड का फॉर्मूला क्या होता है, जेड क्या होता है, जेड क्या होता है नहीं पता, जेड का फॉर्मूला बता दे भाई, तुमसे बातें कर रहा है जेड का फॉर्मूला क्या होता है, सही है, या अंडर रूट भी लगता है उसके ऊपर। देखो मैंने LCR तीन लिए और तीनों किसमें लिए, सीरीज। LCR किसमें लिए, सीरीज। अब अगर मैं तुमसे कहूं मैं जितना भी ले रहा है सब सीरीज में ले रहा है, तुम्हारे कोर्स में सीरीज ही है, तुम्हारे कोर्स में पैरेलल नहीं है, उस पैरेलल चला जाता है एडवांस कोर्स IT एडवांस में, ठीक है। तो अगर मैंने पहला जो लिया वो लिया ये कौन सा सर्किट है बोलो, RC कौन सा सर्किट है, RC, ठीक है, RC सर्किट दे वही करूंगा E नॉट साइन ओमेगा t, ठीक है। पहला फार्मूला तुमको याद करना, Z बराबर अंडर रूट सही है। इनमें इसमें क्या नहीं है, एक्सेल L नहीं है, इसमें कहीं L लिखा, अगर इसमें L नहीं है तो अगर मैं इसका इम्पीडेंस पूछूं, इम्पीडेंस मतलब है रेजिस्टेंस, अब इसमें कितने का रेजिस्टेंस होगा, सिर्फ 2 का, R का और किसका, C का। तो अगर मैं इसमें इम्पीडेंस पूछूं तो तुम कहोगे Z बराबर, सर L नहीं है तो इसे 0 कर दूं, क्या कर दूं 0, तो माइनस XC का होल स्क्वायर क्या आएगा, प्लस का XC का प्लस का XC का होल स्क्वायर, L नहीं है ना, L नहीं है तो इसे 0 करा दे, इसे 0 करा तो क्या बचा, माइनस XC का होल स्क्वायर, और माइनस XC का होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस का XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही तो बचा, तो इसका इक्विवेलेंस ये हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद में अगर मैं फेज एंगल लूं tan phi, तो tan phi का फार्मूला होता था XL माइनस XC, यहाँ क्या नहीं है, एक्सेल नहीं है तो माइनस का XC अपॉन R, यही तो होता था। अगर ये नहीं है तो इसे 0 करा तो क्या बचा, माइनस का XC अपॉन R, समझ आ रही है, ठीक है। तो अगर कहीं भी किताब में XC की जगह 1/ओमेगा C लिखा हो तो घबराने वाली बात नहीं है। जैसे मान लो अगर कहीं पर इसकी जगह ये लिखा हो 1/ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर प्लस, अब तुमको सर जी ने ये बताया नहीं था, सही है, सबको बताया है XC का फार्मूला 1/ओमेगा C होता है, उसका होल स्क्वायर ये कर दिया, ठीक है। अगर मैं ये कौन सा सर्किट है जल्दी बोलो, LR या RL तो है, अब बताओ इसका इंपीडेंस क्या होगा, एक्सेल स्क्वायर प्लस R, इसमें क्या नहीं है, C नहीं है, इसीलिए तो C वाला गायब किया, तो XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, अगर मैं इसमें फेज एंगल लूं एक्सेल अपॉन R, ये तो हो जाएगा XL अपॉन R। उसके बाद में अगर मैं CL या LC सर्किट, ये कौन सा सर्किट, LC, सर LC सर्किट के लिए अगर मैं Z की वैल्यू लूं, Z की
आर जीरो हो जाएगा, इसमें आर ही नहीं। अगर आर नहीं है तो तुम कहोगे अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और अगर होल स्क्वायर काटेंगे तो अंडर रूट खत्म होगा तो सिर्फ क्या बचेगा, ये तो जेड बचेगा। अगर मैं फेज एंगल देखूं tan फाई तो नीचे जीरो और नीचे जीरो तो क्या है, देखो ऊपर क्या एक्सएल माइनस एक्सी, नीचे जीरो, किसी के नीचे जीरो क्या हो गया इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट वैल्यू 10 में इनफाइनाइट बोलो 90 होती है 90 की। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan फाई बराबर tan 90 और फाई की वैल्यू क्या आएगी सर 90, क्या ये आ जाएगी, यस सर, आएगी 90 डिग्री। अब तुमसे अगर इम्पीडेंस पूछे तो तुम्हें ये देखो कौन सा सर्किट दिया है। अगर तुम्हें आरसी सर्किट दिया है तो इम्पीडेंस का फार्मूला ये लगेगा। अगर तुम्हें और फेज एंगल को, अगर तुम्हें आरएल सर्किट दिया है तो ये लगेगा और ये, और अगर तुम्हें तीनों दिए हैं एलसीआर तो जेड का फार्मूला ये लगेगा, ठीक है। और tan फाई का वैल्यू क्या लगेगा, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, ये तो लगेगा। अभी से दो ही फार्मूला याद करना है मैंने, एक हमारा tan फाई वाला वो भी एलसीआर के लिए एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, और दूसरा जेड बराबर अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। दो फार्मूला याद करना है, डालो इसे उतारने के बाद में फिर हेडिंग डालना फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, हेडिंग पड़ेगा फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अगर मैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहूं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक चीज तुमको ये याद करनी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जहां पर एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाए। एक्सएल किसके बराबर हो जाए तो उसे हम बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तब होगी जब एक्सएल बराबर हो जाए एक्सी के। तुम बोले बिल्कुल ठीक है। अब तो मुझे बताओ, अगर एक्सएल किसी भी सर्किट में एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा, सर्किट एक मुझे दे रखा है और एक्सएल एक्सी के बराबर होगा, और मैं कहूं तुमसे इन एलसीआर सर्किट, कौन सा सर्किट लिया है, जेड का फार्मूला क्या होता है, एक्सएल किसके बराबर है, एक्सी के। अगर ये दोनों बराबर है तो घट के क्या आ गया, जीरो आ गया। अरे भैया ये इसके बराबर है,
ये इसके क्या है बराबर। बराबर है तो घट के आ गया 0, तो ये बचा 0 प्लस यानी कि z किसके बराबर होगा z बराबर अंडर रूट r स्क्वायर से अंडर रूट कितना जाएगा r सही। अगर मैं कहूं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस है, तो बताओ फेज एंगल क्या होगा? फेज एंगल तुम बोले एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन एक्सएल किसके बराबर है? एक्सी। दोनों अगर सब्ट्रैक्ट होंगे तो ऊपर क्या बचेगा? 0, यानी कि सर tan फाई बराबर 0, नीचे कुछ भी हो 0 जाएगा। और ये वैल्यू होती कब है? ये 0 पे ही होती है, यानी कि फाई की वैल्यू क्या आएगी? 0। ठीक है, पहली चीज रेजोनेंस पर। अब तो मुझे एक बात बताओ, एक बार जरा सोचो सर, कोई भी मेरे पास सर्किट है जहां पर एक्सएल एक्सी के बराबर हो गया तो ये कट गया 0 हो गया, रेजिस्टेंस कम हुआ कि ज्यादा हुआ ऐसे कंडीशन? अगर ये दोनों बराबर, एक बात कम हुआ कम एक बात सुनो, एक बात समझना, मैंने कहा अगर एक्सएल बड़ा है और एक एक्सी भी है, अगर दोनों में घटाएंगे तो कुछ तो बचेगा। अगर ये ज्यादा होगा तो प्लस का बचेगा और ये ज्यादा होगा तो माइनस का बचेगा, और उसका होल स्क्वायर करके तो प्लस ही आएगा, प्लस ही आएगा। तो इसका मतलब सर अगर मैं आर स्क्वायर में से यहाँ कुछ भी बचता है, कुछ भी बचता है, तो आर स्क्वायर में से सर जब मैं इसको करूंगा तो कुछ ना कुछ मेरा ज्यादा ही वैल्यू आएगी। लेकिन अगर ये दोनों बराबर हो गए, आपस में कट के क्या आ गया? 0। अगर ये 0 बचा तो सिर्फ क्या बचा? जोड़ने वाला कुछ नहीं। तो इससे कम रेजिस्टेंस नहीं हो सकता, मिनिमम रेजिस्टेंस हो गया, और इससे कम रेजिस्टेंस नहीं हो सकता। तुम्हें पता है अगर रेजिस्टेंस सबसे कम है तो करंट सबसे ज्यादा होता है, करंट सबसे क्या होता है? ज्यादा। तो इस केस में अगर मैं करंट की बात करूं तो वो मैक्सिमम करंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आई नॉट। क्या बोलते हैं? आई नॉट। जो तुम्हारा होगा सर ई नॉट अपॉन, ठीक है, आई नॉट ई नॉट अपॉन ये होगा। दूसरी चीज, एक चीज और देखो इसमें, तुम बोले एक्सएल बराबर है सर एक्सी के, मैंने कहा ठीक है, तुम बोले एक्सएल बराबर है सर ओमेगा एल के, ठीक है, ये बराबर है ओमेगा सी के, ओमेगा इधर गया तो ओमेगा सी, ये इधर गया तो एल सी, तो ओमेगा बराबर 1/√LC। अगर मैं टाइम पीरियड देखूं t = 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई ऐसे ही ओमेगा की जगह रखा 1/√LC, ये ऊपर गया तो टाइम पीरियड आया t = 2 पाई/√LC। अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखूं वो होता है 1/10 टाइम पीरियड, तो 1/2 पाई/√LC। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, यही फ्रीक्वेंसी, ये क्या है? टाइम पीरियड 2 पाई/√LC, फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई/√LC। ठीक है, तो ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई/√LC। ठीक है, तो एक तुमको ये याद करना था, तीसरा नंबर, ठीक है, और तीसरे से ही सर ये सब निकल के आए हैं, और तीसरे से ही ये याद है। ठीक है, ये जो ज्यादा ये कर दो तो ये याद कर दो, इसे क्या बोलेंगे? चौथा नंबर। ठीक है, इसे बोलते हैं 4 नंबर, 2 और
इक्वालिटी फैक्टर मेरे साथ चलो। क्यू फैक्टर। तो क्यू फैक्टर होता है तुम्हारा, भूख जाते हैं कहाँ से? वोल्टेज अक्रॉस एल या फिर सी अपॉन वोल्टेज अक्रॉस आर, इसका रेशियो वोल्टेज अक्रॉस, या तो एल ले लो या फिर क्या ले लो सी, या फिर वोल्टेज अक्रॉस आर। अगर मैं सबसे पहले मान लो मैं एल के थ्रू लूं, तो एल के थ्रू कितना होगा, तुम बोले BL, और नीचे क्या होगा, तुम बोले वोल्टेज VR, यही तो होगा। सर BL क्या होता है, आप I नॉट XL, I नॉट XL को क्या लिख दिया, ओमेगा। अगर VR को लिखूं तो I नॉट से I नॉट कट गया, ओमेगा L अपॉन, ये क्यू फैक्टर आ गया किसके लिए, L के लिए। यहाँ पर क्या लिया मैंने L। अगर L की जगह अपन C लेता तो यही होता सर BC अपॉन BR, और BC होता I नॉट ओमेगा C अपॉन R। I नॉट से I नॉट कटा, ओमेगा C को लिखता तो 1 अपॉन ओमेगा C इंटू R, ठीक है, 1 अपॉन ओमेगा C इंटू R। ये किसके लिए है, कैपेसिटर के लिए। ये किसके लिए है, एक ये याद करो, 5 लास्ट मेंस में इस पे क्वेश्चन पूछना तो तुमको ज्यादा कुछ नहीं, पहला फार्मूला जेड बराबर इम्पीडेंस, जेड बराबर अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, tan phi इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। ये हो गया tan phi की वैल्यू, ठीक है। ये सारी वैल्यू हमें सारे फार्मूलास ये तुमको याद करना है। और रेजोनेंस होती है एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, ठीक है, एक्सएल एक्ससी के बराबर। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। लिखना वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज एंड पीक वैल्यू, एंड पीक वैल्यू, पीक वैल्यू 150 वोल्ट, 150 वोल्ट applied to a series, applied to a series LR circuit, LR circuit, LR circuit where R is equal to 20 ohm, where R is equal to 20 ohm, L is equal to 40 millihenry, 40 millihenry. And find कैपिटल T क्या होता है, टाइम पीरियड, कॉमा ओमेगा, कैपिटल T कॉमा ओमेगा कॉमा एक्सएल कॉमा जेड कॉमा फाई
कॉमा बी आर कॉमा बी एल कॉमा बी नॉट क्वेश्चन में ये देखो तो दिया क्या है, आर दिया है, एल दिया है, ठीक है। आर दिया है 20 ओम, एल दिया है 40 क्या मिली है, ठीक है। मिली का मतलब और तो दिया है फ्रीक्वेंसी कितनी है 60 हर्ट्ज, और कुछ दिया है पीक वैल्यू क्या वोल्टेज। अच्छा वी नॉट कितना दिया है 150। अब सबसे पहले पूछा तुमसे ओमेगा, क्या पूछा ओमेगा। अच्छा टी पूछा ना, हाँ पहले ठीक पूछा। टी इक्वल टू वैसा होता है 1/न्यू, 1/न्यू या न्यू इक्वल टू 1/टी, ठीक है। तो 1/ फ्रीक्वेंसी क्या कर दिया 60 से आगे टाइम पीरियड, ठीक है। अब क्या पूछा, क्या पूछा ओमेगा। ओमेगा ओमेगा इक्वल टू टी इक्वल टू क्या होता है बेटा 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई ऐसे टी की जगह 1/60, ये ऊपर गया तो कितना आ गया 120 पाई रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। फिर क्या पूछा एक्सएल, सर एक्सएल होता है ओमेगा एल, क्या होता है ओमेगा एल। ओमेगा दिया हुआ है 120 पाई, एल की वैल्यू है 40 into 10 की पावर माइनस 3, 2400 into 10 की पावर माइनस, तो 1 2 3 आंसर आ गया 4.8 पाई, ठीक है। ये देखो -3 से इधर खत्म कर दो, ठीक। उसके बाद क्या पूछा जेड, क्या पूछा जेड। अब तो बहुत दिक्कत हो गई भाई मेरे समझ में, आप जेड कैसे निकले एक्सेल स्क्वायर है ना, एक्सेल स्क्वायर अंडर में सबसे पहले देखो ये सर्किट कौन सा है एल आर। कहीं पर सी तो नहीं दिया ना, नहीं। तो जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्सेल स्क्वायर प्लस आर। सर एक्सेल मेरा आ गया 4.8 पाई का होल स्क्वायर, और ये क्या है 20 का होल स्क्वायर, 20, ठीक है। ये हो गया, ठीक। इसे सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा जेड। जेड का यूनिट क्या होता है सर वो डायमेंशन ओम, क्या हो जाएगा ओम, यूनिट क्या हो जाएगा ओम। उसके बाद में क्या पूछा है 5, हाँ 5 निकालो। अब tan 5 हो जाएगा सर एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल की वैल्यू 4.8 पाई, आर की वैल्यू 20, देखो ठीक हो जाएगा। चलिए अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 0.754 है, पाई की वैल्यू होता है 22/7 या 3.14, तो जो 5 की वैल्यू आएगी लो, ठीक है। फिर क्या पूछा आगे सवाल है, सब कुछ पूछ लिया। तो मैंने पूछ लिया ना, क्वेश्चन तुमसे एक पूछेगा, मैंने तुमसे सब पूछ लिया, ठीक है। बी आर, सर बी आर की अगर मैं बात करूं मैक्सिमम करंट क्या इसमें दिया है, नहीं दिया, मैक्सिमम करंट नहीं दिया, ठीक है। मैक्सिमम नहीं, लेकिन मुझे क्या पता है सर, देखो मैक्सिमम वोल्टेज पता है, क्या पता है मैक्सिमम वोल्टेज। क्यों, क्योंकि अगर मैं बी आर निकालूंगा तो मुझे आई नॉट आर, तो आर तो मुझे पता है लेकिन मुझे आई नॉट नहीं पता है। अगर मुझे आई नॉट निकालना है तो
तो आई नॉट होता है बी नॉट अपॉन जेड, क्योंकि वैसे तो बी नॉट अपॉन आर होता था, बी नॉट अपॉन आर, लेकिन यहाँ पर दोनों को मिला के आर क्या है, जेड है, दोनों को मिला के क्या है, आर जेड है, ठीक है। अगर सिर्फ रेजिस्टेंस होता, सिर्फ रेजिस्टेंस, तो बी नॉट अपॉन आर होता, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है और कौन सा है, इंडक्टर, तो क्या होगा, बी नॉट अपॉन जेड। सर बी नॉट की वैल्यू दे रखी है 150 और जेड की वैल्यू मेरी निकल के आई थी 25 छक्का 150, तो लगभग कितना आया, 6 एम्पियर, यही तो आई। अब यहाँ पर 6, आर की वैल्यू कितनी है, 20, कितना आया, 120 वोल्ट, यही तो आई। बी आर के बाद क्या पूछा है, बी एल, बी एल क्या होता है, आई नॉट है 6, एक्सएल कितना निकल के आया, 4.85, ठीक है। 8 छंग 48, 4, 8 चौक 32, 33 34 35 36 वोल्ट। उसके बाद क्या पूछा, बी नॉट, ठीक है, तो बी नॉट तो मुझे दे रखी है, ठीक है, हो गया। कहाँ जा रहे हो, हाँ तुम लोग दूर के हो ना, हाँ तुम लोग निकल जाओ, तो मैं एक क्वेश्चन और करवा दूँगा, तुम लोग निकल जाओ, जो दूर के बच्चे, जरा शेर उड़ का आतंक बहुत है, हमारे कॉलोनी में आ गया, कौन सा कॉलोनी है, रामलीला की तरफ, वो टहलने आ गया, वो शेर की कोई गलती नहीं है, तुमने शेर का घर छीन लिया, तो वो अपने घर घूमने आएगा नहीं आएगा, वो अपने दादा परदादा की जल्दी देखने आता है, कौन गया था, इसके साथ ऐसा ध्यान करोगे तो क्या ही होगा। क्वेश्चन करना, क्वेश्चन लिखो बच्चों। ए रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, ए रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, ए रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, ए रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस are connected in series, are connected in series across a voltage, V is equal to 283 sin 314 into T, ये वोल्टेज, एंड करंट 4 sin 340 minus pi by 2, pi by 4. Find the value of inductance and resistance. Find the value of inductance and resistance. Find the value of inductance and resistance. ठीक, इंडक्टर और रेजिस्टेंस की तुम्हें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। तुम्हें आर की वैल्यू और एल की वैल्यू बतानी है, अगर तुम्हें ये सब उसने दे रखा है तो, ठीक है। अब देखो सर, अगर मैं इसे सॉल्व करूं
मैं जानता हूं सर b इक्वल टू होता है मेरा b नॉट साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा का मतलब ही यहाँ पर हो गया 340। सिंपल सी बात है सर, ओमेगा मेरा ये हो गया, ठीक है। अगर मैं देखूं यहाँ पर फेज एंगल कितना है, पाई बाई 4 कितना है, तो मैं जानता हूं tan फाई। यहाँ पर ये कौन कौन सा है, सिर्फ L और क्या है, R है। L और R है, इसका मतलब XL अपॉन R। tan फाई की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 यहाँ हो जाएगा XL अपॉन R। ये वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया XL अपॉन R, यानी कि XL की वैल्यू किसके बराबर आ गई, R। XL किसके बराबर आ गया, R। और XL तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, क्या होता है सर, ओमेगा L। XL क्या होता है, ओमेगा L। अब देखो, मैं एक बात बोलूं आपसे, हम लोगों ने ये क्वेश्चन तो लिख लिया, उसके बाद में मैंने कहा मेरा जो नेट पोटेंशियल जो है, मैक्सिमम पोटेंशियल, वो कितना है 283, यही तो है। और हम ये भी जानते हैं कि जो नेट पोटेंशियल होता है, नेट पोटेंशियल ये हो गया I नॉट, ये हो गया E, ठीक है सर। नेट पोटेंशियल का फार्मूला एक था हमारा B इक्वल टू अंडर रूट BL माइनस BC का होल स्क्वायर, तो वो था नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R का स्क्वायर, वो भी कौन सा, BR का, ठीक है। अंडर रूट था उसको, अंडर रूट ही था, देखो है अंडर रूट B नॉट इक्वल टू BL माइनस BC का होल स्क्वायर। सर अगर मैं यहाँ पर करूँ, यहाँ पर जो मेरा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 283 अंडर रूट। BL की अगर मैं बात करूँ तो BL को लिख सकता हूँ मैं I नॉट स्क्वायर इंटू XL का होल स्क्वायर, और इसे लिख सकता हूँ I नॉट का होल स्क्वायर प्लस, क्यों, BL होता है IXL और ये होता है IR। इन दोनों में मैंने I नॉट कॉमन लिया, तो वो बाहर आके बन गया सिर्फ I नॉट, और यहाँ बचा XL स्क्वायर और यहाँ बचा R स्क्वायर। 283 I नॉट की वैल्यू यही तो है, I इक्वल टू I नॉट 4 दिया है अंडर, देखो नीचे XL की जगह मैंने लिख दिया R, XL की जगह क्या लिख दिया R, तो ये R स्क्वायर और ये भी R स्क्वायर, तो R स्क्वायर हो गया 2R स्क्वायर 283, तो ये हो गया 2R स्क्वायर। अगर मैं 4 से इसको भाग दूं तो 283 अपॉन 4 अंडर रूट 2R स्क्वायर। 4 से कटने लगे, ये 4 से काटो, ठीक है, या फिर ऐसा करो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो 283 इंटू 283 अपॉन 4 इंटू 4, ये हो गया 2R स्क्वायर, ठीक है। अब भी नहीं कट रहा है, अब 2 से 4 से कट जाएगा, ये 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 बचे 3। चलो ऐसे ही यहाँ पर आएगा 70.4 और ये नीचे क्या जाएगा, 2 R स्क्वायर। अगर R को इधर लाओगे तो अंडर रूट करोगे तो 70.1 लिख दो, नीचे क्या कर दिया अंडर रूट 2, ये किसकी वैल्यू आई R, ठीक है। ऐसे ही R की वैल्यू जब हम लोग यहाँ रखेंगे, जो R की वैल्यू आएगी वही किसकी आएगी, ठीक है, जो R की वैल्यू आ जाएगी वही हमारी वैल्यू जो होगी, वही हमारी वैल्यू आ जाएगी XL, ठीक है। दोनों की वैल्यूज बराबर आ जाएगी, जो R की होगी वही XL। ये क्वेश्चन कल इसका और भी अगले चलेंगे, ठीक है, हम लोग और अगले बात करेंगे इसकी।
कोर्स तो हम लोगों का सही चल ही रहा है, कोर्स में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कल इसके और क्वेश्चंस की बात करेंगे और अगले बढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्योंकि कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी तभी कुछ होता है अच्छे से।